सुनिए बेटा जी, लास्ट क्लास से मैंने आप लोगों को ईसीजी को डिस्कस किया था और बेटा ये जो सर्कुलेशन वाला जो पार्ट है इसके सबसे लास्ट में कुछ डिजीज दी हुई है, कुछ बेटा डिसऑर्डर हैं, उनको पहले देख लेते हैं और जब डिसऑर्डर कंप्लीट हो जाएंगे फिर बेटा हम थोड़ा बहुत बॉडी फ्लूइड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सुनो बेटा, कौन कौन से डिसऑर्डर आपके लिए मेंशन किए हुए हैं एक एक करके देखेंगे। बेटा जी पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना, इंपॉर्टेंट डिजीजें क्वेश्चंस आते रहते हैं। सबसे पहले बेटा डिसऑर्डर में मैं आपको पहले बेटा एक बात सुनिएगा जरा, ब्लड प्रेशर की बात कर लेता हूं। ब्लड प्रेशर किसको बोलते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग बेटा 2 डिजीज यहां पर मेंशन की हुई हैं उनको देखेंगे। इधर ध्यान दीजिए बेटा, क्या है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की शॉर्ट फॉर्म आप सब जानते हो, इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, बीपी बोलते हैं। बीपी क्या होता है बेटा, सुनिएगा जरा। एक बात तो आप ये याद रखना कि बीपी का बेटा हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं ना वो आर्टरी में करते हैं, वेन के अंदर नहीं करते। समझ रहे हो ना। एक तो बिल्कुल आप ये बिठा लो मन में बिल्कुल कि बीपी की जो बात करेंगे बेटा वो आर्टरी लेवल पर करेंगे, वेन में नहीं करेंगे। कैसा होता है बेटा बीपी का, क्या सेंस है, इधर ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए बेटा जी ये आपकी कोई ब्लड वेसल है और इस ब्लड वेसल्स में से बेटा ये ब्लड फ्लो हो रहा है। जब बेटा ब्लड वेसल से ब्लड फ्लो होता है तो बेटा ड्यूरिंग द फ्लो ये जितना प्रेशर लगाता है बेटा आर्टरी की वॉल के ऊपर, इसी को हम लोग कहते हैं बेटा क्या, ब्लड प्रेशर। अब सुनिए बेटा, इसी को आप लोग बोलते हो ब्लड प्रेशर। अब बेटा जी इधर ध्यान दीजिएगा, इस ब्लड प्रेशर की बात बेटा हम लोग 2 कंडीशन में करते हैं। एक तो बेटा जब करते हैं, आप मुझे एक बात बताओ, आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो कब होगा, जब पहले क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। आप सबको पता है, कार्डियक साइकिल मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो बेटा हम लोग बीपी की बात भी 2 कंडीशन में करेंगे कि एक जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो कितना प्रेशर क्रिएट करेगा ब्लड, और जब बेटा वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा उस कंडीशन में कितना प्रेशर क्रिएट होगा। तो बेटा इसमें ब्लड प्रेशर की बात करूं और मैं पहली बात करूंगा बेटा आपसे वेंट्रिकुलर सिस्टोल की। वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मतलब होता है बेटा जब वेंट्रिकल के अंदर क्या हो रहा होगा, कॉन्ट्रैक्शन। ऐसे मान लीजिए, ओवरव्यू डायग्राम बेटा मैं हार्ट का आपको बनाऊं, मैंने आपको बताया ये आपका राइट वेंट्रिकल, यहां से कौन बाहर निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी, पता था ना सबको। और बेटा ये जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल था, यहां से कौन बाहर निकली थी, सिस्टमिक आर्टरी। अब बेटा एक वो कंडीशन जब वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान बेटा कितना प्रेशर लगेगा वॉल पर, और ड्यूरिंग द बेटा डायस्टोल जब वेंट्रिकल कैसे हैं बेटा, रिलैक्स है, तब कितना प्रेशर होगा। दोनों की वैल्यू अलग अलग होती है बेटा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात करें तो अप्रोक्सीमेट बेटा 120 mm ऑफ Hg ये प्रेशर होता है बेटा, इसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर। और दूसरा बेटा जब आपका क्या हो रहा हो, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, तो बेटा ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर डायस्टोल ये जो वैल्यू होती है ये होती है 80 mm ऑफ Hg। और बेटा हम लोग यही कह देते हैं कि हमारा जो बीपी है वो 120/80 होता है। नॉर्मल वे में कह देते हैं कि बीपी जो होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है 120 क्या होता है, 80। 120 का मतलब होता है बेटा सिस्टोलिक प्रेशर और 80 का मतलब क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर। अब मान लो बेटा किसी भी रीजन से यदि ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, मतलब 120/80 से 130/90 हो जाए, 140/90 हो जाए,
150/100 हो जाए, मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये क्या हो जाए बेटा, इंक्रीज। इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। और यदि बेटा इस नॉर्मल बीपी का जो लेवल है, ये जो नॉर्मल बीपी है, इससे क्या हो जाए, कम, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन। इंक्रीजिंग इन नॉर्मल बीपी हाइपरटेंशन, डिक्रीजिंग इन नॉर्मल बीपी हाइपोटेंशन। समझ में आ गया? तो देखिएगा बेटा जरा, एक जो डिजीज है उसका नाम है बेटा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में बेटा आप लोग बोलोगे कि जो नॉर्मल बीपी है सर, उस नॉर्मल बीपी से प्रेशर क्या हो जाए, इंक्रीज, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। और सेकंड जो कंडीशन है बेटा उसका नाम होता है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन में क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा बेटा। हाइपोटेंशन, इसमें बेटा जो नॉर्मल बीपी है उससे जो अमाउंट है ब्लड प्रेशर का वो डिक्रीज हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? इसको बेटा याद रखना, हाइपरटेंशन क्या है और हाइपोटेंशन क्या है। एक बात और सुनो बेटा, सेकंड डिसऑर्डर में आपकी एनसीईआरटी ने जिनको मेंशन किया हुआ है उनका नाम है बेटा सीएडी। ऐसे लिखा हुआ आता है बेटा। सीएडी क्या होता है मैं आपको बताता हूं। सीएडी का मतलब होता है बेटा कोरोनरी आर्टरी डिजीज। क्या होता है बेटा कोरोनरी आर्टरी डिजीज? इसका मतलब इधर ध्यान दीजिएगा, कोरोनरी आर्टरी बोलते किसको है पहले आप यही समझ लो। इधर ध्यान दो बेटा, कोरोनरी आर्टरी की यदि मैं आपसे बात करूं तो बेटा ये आपको पता है हार्ट, इस लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन बाहर निकली थी, सिस्टेमिक आर्टरी। आप सबको पता है ना बेटा, सिस्टेमिक आर्टरी बाहर निकली थी जिसको आप लोग एरोटा बोले थे, सबको याद होगा। इस एरोटा में से बेटा एक ब्रांच निकलती है, इस एरोटा में से एक ब्रांच अलग होती है इस जगह पर, और ये जो ब्रांच होती है ना इसी को बेटा जी आप लोग नाम देते हो कोरोनरी आर्टरी। ये कोरोनरी आर्टरी क्या करती है, जो हार्ट की बेटा जो वॉल होती है जानते हो ना आप, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। और मायोकार्डियम को आप जानते हो मस्कुलर लेयर है, और मसल्स यदि है बेटा तो उसके अंदर मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए किसकी नीड पड़ेगी, एनर्जी की। एनर्जी कब आती है, जब रेस्पिरेशन हो। रेस्पिरेशन कब होगा, जब वहां पर आरबीसी आएगी O2 लेके। आरबीसी का मतलब ब्लड। मतलब मैं एक बात बोलूं, जो हमारा हार्ट पूरी बॉडी को ब्लड पंप कर रहा है उसको खुद को भी किसकी नीड होती है, ब्लड की। समझ रहे हो ना आप? ये बेटा पूरी बॉडी को ब्लड तो देता ही है, इसके अलावा इसकी खुद की सेल्स का फंक्शन अच्छे से हो, इसको खुद को भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की नीड होती है। और हार्ट को जो बेटा आर्टरी ब्लड लेके जाती है उसी का नाम होता है कोरोनरी आर्टरी। ये जो कोरोनरी आर्टरी होती है ना बेटा, आगे जाके फिर 2 ब्रांचेस में डिवाइड होती है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी। फिर राइट कोरोनरी आर्टरी के बेटा और टाइप्स होते हैं, सुपीरियर एट्रियल, इंफीरियर एट्रियल। आपको इतना कुछ याद नहीं रखना है, आप सिर्फ इतना याद रखना कि कोरोनरी आर्टरी नाम की कोई चीज होती है जो हार्ट को क्या लेके जाती है, ब्लड। हार्ट को ब्लड का मतलब एट्रियम वेंट्रिकल में नहीं, हार्ट की खुद की मसल्स को, हार्ट की वॉल को। समझ लो बेटा, उसका नाम क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी। वैसे तो बेटा सीएडी के अंदर 2 डिजीज आती हैं, एक का नाम होता है एथेरोस्क्लेरोसिस और एक का नाम होता है आर्टियोस्क्लेरोसिस। लेकिन आपके बेटा एनसीईआरटी ने क्या किया हुआ है, दोनों को मिक्स किया हुआ है। और सीएडी के अंदर, कोरोनरी आर्टरी के अंदर बेटा जिस डिजीज को मेंशन किया हुआ है उसका नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस। अब एथेरोस्क्लेरोसिस में बेटा क्या कुछ होगा अभी मैं आपको बताऊंगा, बट इतना आपकी समझ में आ गया कोरोनरी आर्टरी क्या है। कोरोनरी आर्टरी बेटा वो ब्लड वेसल्स है जो हार्ट की वॉल को ब्लड सप्लाई करती है। समझ में आया इतना? सुनिए बेटा,
कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या कुछ होता है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज में हम जिस डिजीज को बेटा पढ़ेंगे उसका नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या होता है बेटा इस डिजीज में, यहां पर ध्यान देना। मान लीजिए ये बेटा आपकी कोरोनरी आर्टरी है, इतनी बड़ी होती नहीं है बेटा, ये हमारी बॉडी की सबसे नैरो आर्टरी होती है, इसको विडो आर्टरी भी बोलते हैं, बट इतना आपको डिटेल याद नहीं रखना है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं बेटा। मान लीजिए ये आपकी कौन है, बोलो बेटा, कोई कोरोनरी आर्टरी। क्या कुछ इसमें होगा एथेरोस्क्लेरोसिस में? ध्यान दीजिएगा जरा। ये कोरोनरी आर्टरी बेटा ब्लड को लेके जाएगी, प्योर ब्लड को किसके लिए लेके जाती है? हार्ट के लिए। लेकिन बेटा होता क्या है, समटाइम कोई भी इंसान हेल्दी पर्सन, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा हो गया, या बेटा उसकी बॉडी में कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो गया, पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा वर्क करने लग गया, बोन जो होती है बेटा वो रिग्रेस होने लग गई, या बेटा फाइबर्स बहुत ज्यादा बनने लग गए बॉडी में। तो होता क्या है बेटा, फाइबर का, कैल्शियम का, कोलेस्ट्रॉल का, एनीथिंग बोलूं तो बेटा फैट का सबसे ज्यादा डिपोजिशन होने के जो चांस होते हैं ना बेटा, वो कोरोनरी आर्टरी में होते हैं। होता क्या है बेटा, ये जो कोरोनरी आर्टरी इस हार्ट को ब्लड लेके जा रही है, इसके अंदर बेटा कहीं भी फाइबर, कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल, यहां तक भी बेटा प्लेटलेट्स भी एग्रीगेट हो जाती हैं, मैक्रोफेज के प्लग भी बन जाते हैं, और इस तरीके से बेटा इन्होंने क्या किया, डिपोजिशन कर लिया। अब सोचो जरा, ये आर्टरी ब्लड लेके जा रही है हार्ट को, क्या बेटा जब इसके अंदर एक प्लग बन चुका है उससे क्या हुआ, इस आर्टरी की जो ल्यूमेन है ना वो नैरो हो गई है। पहले जितना ब्लड सप्लाई हो रहा था हार्ट को, क्या उतना ब्लड सप्लाई होगा? नहीं होगा। और इतनी सी इस बीमारी को यहीं तक आप बोलते हो एथेरोस्क्लेरोसिस, यदि इसका इलाज नहीं किया तो आगे जाके बेटा यही हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ रहे हो आप? कैसे होगी वो मैं आगे आपको बताऊंगा, सुनिएगा जरा। अभी क्या हुआ है बेटा, यहां पर लिखूंगा डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, डिपोजिशन ऑफ फाइबर। समझ रहे हो ना? इसके अलावा बेटा प्लेटलेट्स भी हो जाती है यहां पर एग्रीगेट। समझ रहे हो ना आप? मैक्रोफेज के भी प्लग बन जाते हैं। अब उससे क्या हुआ, इनका जब डिपोजिशन हुआ तो बेटा जो आर्टरी की जो ल्यूमेन है, कौन है बोलो बेटा? ल्यूमेन। ये क्या हो गई है बोलो बेटा? नैरो। और यहीं तक इस बीमारी को आप लोग नाम देते हो एथेरोस्क्लेरोसिस। समझ में आया? और यही आपकी डिजीज दी हुई है बेटा कोरोनरी आर्टरी डिजीज में। अब ये आगे जाके बेटा कैसे हार्ट अटैक को लीड करेगी वो मैं आपको बताऊंगा। इतना समझ में आ गया सीएडी क्या है बेटा? समझ रहे हो आप? अब सुनो क्या होता है। अब कोई सीएडी का पेशेंट है, वो हार्ट अटैक का नहीं है, सीएडी का पेशेंट है। इसका इलाज होता है बेटा, इसके 3 तरीके से इसका इलाज करते हैं। वो प्लग पे डिपेंड करता है कि प्लग है कितना। यदि प्लग बेटा कम है तो इसके लिए एक वैल्यून थेरेपी होती है। वैल्यून थेरेपी में क्या होता है मैं थोड़ा बता देता हूं, आपके काम की चीज नहीं है। कि बेटा हमारा जो ये लेग जो होता है ना, यहाँ की वेन से बेटा एक वायर इंटर करते हैं, उसमें आगे वैल्यून लगा रहता है। वो वैल्यून जब उस समय तो बेटा एक्सटेंड नहीं रहता, नॉर्मल रहता है। इधर पूरा टीवी चलता रहता है, उसमें देखते रहते हैं। और उस वायर को बेटा घुमा के पूरी बॉडी से कहाँ पहुंचा देते हैं? कोरोनरी आर्टरी में। और जहां पर जो प्लग होता है ना, जैसे यहां पर एक वायर पहुंच गया तो बेटा फिर स्विच ऑन करते हैं, वैल्यून के अंदर हवा भरते हैं
और वैल्यून से बेटा इस प्लग को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं यहां से, और या इसको हटा के यहां पर स्टंट लगा देते हैं। ठीक है ना, आपने सुना होगा ना, उसके छल्ले लगे हैं, उसके हार्ट में छल्ले डले हैं। वो छल्ले नहीं होते बेटा, स्टंट होते हैं ना। एक तो ये होती है वैल्यून थेरेपी। एक क्या होता है, प्लग बहुत ज्यादा हो गया, 90% फिल हो गया, तो बाईपास सर्जरी करनी पड़ती है। बाईपास सर्जरी में क्या करते हैं, कहीं से बेटा ब्लड वेसल्स लेते हैं, यहां अटैच करते हैं उसको, फिर यहां अटैच कर देंगे, बाईपास कर देंगे, यहां से ब्लड फ्लो बंद कर देंगे। समझ रहे हो ना। और बेटा ये हमारे लिए थोड़ी सी इथिक्स है, टीचर के अलावा मैं डॉक्टर भी हूं, तो हमारे लिए एक थोड़ा सा रूल रेगुलेशन हमको फॉलो करना पड़ता है कि जब कभी बाईपास सर्जरी की बात आती है तो बेटा 2 मिनट हमको चर्चा करने के लिए बोला जाता है डॉक्टर नरेश त्रिहान के बारे में। आप लोग नहीं जानते होंगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। डॉक्टर नरेश त्रिहान, मैं तो नहीं बोलूँगा बेटा, नॉट ओनली इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे बड़ा कोई बाईपास सर्जरी का कोई डॉक्टर है तो उसका नाम है डॉक्टर नरेश त्रिहान। अपने आप में इतना बड़ा बेटा वो विरासत है खुद कि पर डे वो 1 दर्जन मतलब मिनिमम 12 हार्ट की बेटा बाईपास सर्जरी करता है। अभी चर्चा हो गई, तो बेटा ये डिजीज कौन थी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसको सीएडी बोलते हैं। इसके अलावा बेटा हमारे इस चैप्टर में जो नेक्स्ट डिजीज है उसका नाम है बेटा एंजाइना पेक्टोरिस। देखो बेटा एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, यहां ध्यान दीजिएगा, इधर सुनिए बेटा। मान लीजिए ये मैंने आपको हार्ट की बेटा जो सेकंड लेयर होती है ना उसको मैंने ड्रॉ कर दिया, और इसका नाम क्या है बोलो बेटा, मायोकार्डियम। आपको पता है मस्कुलर लेयर है कि नहीं है, और मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, और आपको पता है हार्ट की मसल नेवर फटीग, हमेशा वर्क करती रहती हैं। अब मान लो बेटा इस मायोकार्डियम को एक ये ब्लड वेसल्स तो वही होगी बेटा कोरोनरी आर्टरी, ये क्या लेके आ रही है बोलो बेटा, ब्लड, ये ब्लड लेकर आ रही है। और मान लीजिए बेटा ये जो ब्लड आ रहा है इस ब्लड के अंदर बेटा O2 का लेवल कम है, लो लेवल ऑफ O2। हार्ट के बेटा वॉल को जो ब्लड सप्लाई हो रहा है उस ब्लड के अंदर बेटा किसका लेवल कम है, O2 का। तो O2 का लेवल कम होने से बेटा मायोकार्डियम को प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंचेगा, प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो इसकी जो सेल से प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगी, एनर्जी नहीं बना पाएंगी। तो उससे क्या होता है बेटा, ये जो पेशेंट होते हैं इनको अचानक से सडन एक्यूट, इस बात को याद रखना, एक्यूट सीवियर चेस्ट पेन होता है। और बेटा ये जो चेस्ट पेन होता है किससे हो रहा है चेस्ट पेन बोलो, लो लेवल ऑफ O2। हार्ट की वॉल को बेटा जो ब्लड सप्लाई हो रही है उसके अंदर O2 का लेवल कैसा है, लो, उससे बेटा हमारे चेस्ट के अंदर सीवियर पेन होता है, इसी का नाम होता है एंजाइना। एंजाइना का मतलब होता है पेन, और पेक्टोरिस का मतलब क्या होता है, चेस्ट। अरे कभी कभी आप लोग कभी हिल्स पे गए हो क्या, चलो कोई ना, आप यहां पे आए हो कभी ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर पे, आते आते समटाइम आपको बेटा थोड़ा पेन फील होता होगा। वो क्यों होता है, जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड पे जाते हो ना O2 का लेवल क्या होता चला जाता है, कम। O2 का लेवल कम, जब एटमॉस्फेयर में ही O2 नहीं है तो ब्लड में तो कम होगी ना बेटा, कम होगी तो सीवियर चेस्ट पेन होता है, एक्यूट सडन होता है बेटा। एक्यूट मतलब समझते हैं ना, सडन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस। तो एंजाइना पेक्टोरिस का रीजन क्या है बेटा, लो लेवल ऑफ O2, और लो लेवल ऑफ O2 से बेटा एक्यूट सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है, इसी को बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। कोई दिक्कत किसी को। इसके बाद सुनिएगा बेटा जो नेक्स्ट डिजीज है उसका नाम है बेटा हार्ट अटैक। नाम ही बहुत बेकार है ना, डर लगता है इससे,
हार्ट अटैक। सुनिए बेटा, क्या होगा हार्ट अटैक में, इधर सुनिएगा ना। मान लीजिए बेटा, ये आपकी हार्ट की वॉल, ये बेटा, ये जो हार्ट की वॉल है बेटा, इनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना हो, समझ रहे हो ना, मतलब इनएडिक्यूट ब्लड सप्लाई टू हार्ट की वॉल को बेटा प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना हो। अब आपको पता है, बताया ना मैंने आपको, इधर देखो, मान लो बेटा ये हार्ट को ब्लड लेके जा रही है और ये प्लग जो है ना बेटा डिस्ट्रॉय हो गया। कैसे मैं बताऊं, एथेरोस्क्लेरोसिस था, सीएडी था उस पेशेंट को, अचानक से उसको कोई भी वो इनसाइड विजन में चला गया, उसने कुछ गहरा सोच लिया या उसको जरा सा कुछ टेंशन हुआ तो उसका बीपी राइज करेगा। अरे पता है ना, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ तो बेटा ब्लड का फ्लो वेरी फास्ट किससे भी पुश होगा, इस प्लग से, और ये क्या होगा, यहां से टूट जाएगा और ये ब्लड के साथ आगे बहता चला जाएगा। और आपको पता है कि कोरोनरी आर्टरी आगे जाके बेटा और डिफरेंट छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होगी, जहां एक जगह ऐसी आएगी कि बिल्कुल नैरो जगह पर फंस जाएगा, उसके आगे फिर ब्लड सप्लाई हो नहीं पाएगी। जब ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, सोचो आप, हार्ट के किसी भी एरिया को यदि ब्लड सप्लाई नहीं हुई तो आपको पता है ना बेटा, हार्ट के अंदर कौन होती है, कार्डियक मसल, जिनको ऑल टाइम वर्क करना है। यदि उनके लिए बेटा 2 to 5 सेकंड भी यदि एनर्जी नहीं मिली तो बेटा वो डैमेज होने लगती है, और इस बीमारी को क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक। अब बेटा क्यों हो रहा है कि इनएडिक्यूट ब्लड सप्लाई, हार्ट को जितना नीड था, हार्ट की वॉल को जितना नीड था ब्लड का, उतना ब्लड नहीं पहुंचा। और जब बेटा उतना ब्लड नहीं पहुंचता है तो जो हार्ट की वॉल की जो सेल्स हैं, जो हार्ट वॉल हैं, वो डैमेज होने लगती हैं। और आपको पता है कि कार्डियक मसल्स जो होती है उनकी सेल में बेटा पोटेंशियल ऑफ डिवीजन क्या होता है, एब्सेंट। एक बार डैमेज तो डैमेज। इस बीमारी को क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक। तो बेटा हार्ट अटैक का रीजन क्या है, इधर सुनिएगा, इनएडिक्यूट ब्लड सप्लाई टू हार्ट। जितना नीड है उतना ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा हार्ट को, तो उससे क्या होगा बेटा कि जो हार्ट की बेटा जो वॉल है वो क्या होने लगती है, बोलो बेटा, डैमेज। और बेटा ड्यू टू इनएडिक्यूट ब्लड सप्लाई, हार्ट की वॉल यदि डैमेज हो रही है तो इस बीमारी का नाम क्या है, बोलो बेटा, हार्ट अटैक। समझ में आ गया। ये बेटा मेनली सीएडी से ही होता है। सीएडी का इलाज करा लिया तो ठीक है, पता लग गया ना, कभी कभी पता लग जाता है पेन होने से, तो इलाज करा लिया ठीक है, नहीं तो फिर किसी दिन बढ़िया वाला खेल कर देगी, अच्छा वाला। रीजन याद रखना बेटा, फिक्स रीजन है सबके। O2 के लेवल कम होने से हार्ट में पेन हो रहा है, एंजाइना पेक्टोरिस। हार्ट की बेटा वॉल को इनएडिक्यूट ब्लड सप्लाई हो रही है, हार्ट अटैक। पता है ना। अगला बेटा जो डिजीज है इसमें चैप्टर में, उसका नाम है बेटा हार्ट फेल। हार्ट फेल कैसे होता है, देखो इधर, इधर सुनिए बेटा, इधर ध्यान दीजिए। ये कौन सा वॉल्व था, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, कॉर्डा टेंडिनी, सबको याद होंगे। चलो मैंने आपको एक बात बताई बेटा
कि आपका कौन सा वेंट्रिकल, राइट, यहां से कौन निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी, सबको याद है ना। लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन निकली थी, सिस्टेमिक आर्टरी। देखो बेटा सुनो, आपको पता होगा कि ये जो सिस्टेमिक आर्टरी है ये हमारी पूरी बॉडी को प्योर ब्लड लेके जाती है, और ये जो पल्मोनरी आर्टरी है इससे बेटा जो ब्लड है वो किसके पास पहुंचता है, लंग्स के पास। और मैंने आपको एक टर्म पढ़ाई थी, स्ट्रोक वॉल्यूम। एक बीट के अंदर हमारा ईच वेंट्रिकल 70 ml ब्लड को पंप करता है आर्टरी के अंदर। कल मैंने बताया ना आपको स्ट्रोक वॉल्यूम क्या था, ईच बीट, हर एक बीट के अंदर एक वेंट्रिकल जितना ब्लड सप्लाई करेगा आर्टरी में, चाहे वो सिस्टेमिक में करे चाहे वो पल्मोनरी में करे, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। इसका मतलब यह है कि हर एक बीट के अंदर मिनिमम 70 ml ब्लड पंप हो, इतना हमारी बॉडी को नीड है। और बेटा इस नीड को पूरा करने में हमारा जो हार्ट है वो फ्लॉप हो जाए, इसी को बोलते हैं हार्ट फेल। इनएडिक्यूट पंपिंग बाय ब्लड, सॉरी इनएडिक्यूट पंपिंग बाय हार्ट, जितना हमारी बॉडी को नीड है उतना यदि पंप नहीं कर पा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, हार्ट फेल। बेटा ये कैसे होता है मैं थोड़ा आपको बता दूं। समटाइम बेटा कॉर्डा टेंडिनी खराब हो जाती हैं, कैल्सिफिकेशन हो जाता है इन पर, ये रिजिड हो जाती हैं, समझ रहे हो ना। तो ये जो वॉल्व की ओपनिंग है ना इनको डिसाइड नहीं कर पाती, लूज हो जाती है, वॉल्व अपोजिट डायरेक्शन में ओपन हो जाते हैं। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड बेटा आर्टरी में जाने के बजाय कहां चला जाएगा, एट्रियम के अंदर। ये भी एक रीजन होता है, बहुत सारे रीजन होते हैं बेटा। मिटल स्टेनोसिस होता है, फिब्रिलेशन होता है, एमबीबीएस करोगे ना जब रोज पढ़ोगे इन बीमारियों को। बस अभी आप इतना याद रख लो, इनएडिक्यूट पंपिंग बाय हार्ट, हमारी बॉडी को जितना ब्लड पंप करने की नीड है उतना यदि हार्ट नहीं कर पा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, हार्ट फेल। एक एक वर्ड को समझना बेटा। हार्ट अटैक क्या था, हार्ट को जितना नीड था उतना ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा। इधर बेटा हमारी बॉडी को जितना नीड है उतना हार्ट सप्लाई नहीं कर रहा, समझ रहे हो ना बेटा। हार्ट फेल, हार्ट फेल का मतलब इनएडिक्यूट पंपिंग ऑफ ब्लड बाय हार्ट। वैसे बेटा ये जो बीमारी होती है ना इसको CHF बोलते हैं, कंजेस्टेड हार्ट फेल्योर। एमबीबीएस में सेकंड ईयर में 10 नंबर क्वेश्चन फिक्स रहता है, आता ही आता है CHF। राइट डाउन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ CHF, फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोकाइनेटिक्स, कौन कौन सी मेडिसिन यूज मिलेंगे CHF में, पूरा आता है। बहुत खतरनाक है ये चैप्टर। बताऊं आपको एक बात, जितना इंपॉर्टेंट आपके यूजी में नहीं है ना उससे लाख गुना ज्यादा पीजी में इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये चैप्टर आपका पीछा ही नहीं छोड़ना, एज इट इज पढ़ोगे इन कॉन्सेप्ट्स को आप, सिस्टोल, डायस्टोल, एसए नोड क्या है, वी नोड क्या, क्योंकि फिजियोलॉजी जब तक नहीं आती बेटा फार्मा नहीं आती। फार्मा समझ रहे हो ना, मेडिसिन। अरे मेडिसिन काम कैसे करेगी पहले ये तो पता होगी, ऑर्गन काम कैसे करता है। तो फिजियोलॉजी फार्मा तब समझ में आती जब बेटा पहले फिजियोलॉजी समझ में आ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएस अपने आप में ना एक पूरा ग्रंथ है बेटा, ग्रंथ जिसको बोलते हैं। तो हार्ट फेल समझ में आ गया। और सबसे लास्ट में बेटा एक डिजीज है जो इन सब की बाप है, सेकंडों में चटका देती है इंसान को, बोलने भी नहीं देती, ये भी नहीं कहने देती बचा लो। ये चिल्लाते तो हैं थोड़ा बहुत, अरे हार्ट अटैक वाला चिल्लाता है बेटा, पेन होता है उसके भी चेस्ट में, रोता है, स्वेलिंग होती है, हाइपरटेंशन होता है, बहुत खतरनाक कंडीशन हो जाती है। कार्डियक अरेस्ट शांत रख के चटका देगा, पता भी नहीं लगेगा। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है सुनो बेटा, दिल गिरफ्तार हो गया, कार्डियक अरेस्ट कैसे होता है बेटा दिल गिरफ्तार, मैं बताता हूं आपको। आपको बेटा
इंपल्स पाथवे का नाम सुना है? सुना है क्या? इस इंपल्स पाथवे के अंदर बेटा सडन कोई डिफेक्ट आ जाता है। कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं उनका रीजन जानना जरूरी नहीं है, मैं वैसे बता दूंगा आपको बेटा कौन कौन से आते हैं। लेकिन बेटा इंपल्स पाथवे में डिफेक्ट हुआ और उससे एक्यूट बहुत जल्दी जो हार्ट है उसकी बेटा जो बीटिंग है वो क्या हो गई? बोलो बेटा, स्टॉप। अचानक से दिल की धड़कन रुक गई, सडन, बिना कुछ पता भी नहीं लगता बेटा, इतना फास्ट ये होता है। और सडन बेटा जो हार्ट बीट यदि हमारी बंद हो गई, इसी को बोलते हैं कौन बेटा? कार्डियक अरेस्ट। जो नेक्स्ट बेटा हमारा पार्ट है चैप्टर का, उसका नाम है बेटा बॉडी फ्लूइड्स। देखिए बेटा इधर हमारी जो बॉडी होती है ना, इसमें बेटा मेनली 2 टाइप के फ्लूइड्स होते हैं। कौन कौन से बेटा? एक को हम लोग बोलते हैं आईसीएफ। आईसीएफ का मतलब होता है बेटा इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, मतलब वो सेल के कहां है? अंदर। और एक जो फ्लूइड होता है ना बेटा, उसका नाम होता है ईसीएफ। देखो बेटा मैं इसको इस तरीके से क्यों पढ़ा रहा हूं कि ये वाला जो आपका चैप्टर है ना, यहां पर आईसीएफ ईसीएफ का काम तो नहीं पड़ेगा, बट एक चैप्टर आएगा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जहां पर मैं बार बार बोलूंगा ईसीएफ से के प्लस आया अंदर, आईसीएफ में आईसीएफ से एनए प्लस गया ईसीएफ में, तो आप कंफ्यूज हो गए। आईसीएफ का मतलब होता है बेटा सेल के अंदर का फ्लूइड, और ईसीएफ जो होता है इसका मतलब होता है बेटा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, मतलब जो सेल से कहां है? बोलो बेटा, बाहर। और इस ईसीएफ के अंदर 2 चीजें आती हैं बेटा आपकी। एक तो ईसीएफ के अंदर आता है आपका ब्लड। मैंने आपको एक बात बोली ना बेटा, ब्लड कभी सेल के अंदर नहीं जाता, टिश्यू लेवल पर हम लोग ब्लड की बात नहीं करते। मैंने बोला ना आपको, सबको याद तो होगा, एनिमल टिश्यू पढ़ाया तब मैंने कहा बेटा ये आपका कोई ऑर्गन, यहां पर मान लो ये टिश्यू है, ये एक टिश्यू है, और इस ऑर्गन को ब्लड कौन लेके आ रही है? कैपिलरी। कैपिलरी से बेटा कभी भी आरबीसी बाहर नहीं आती, ये बेटा इस सरफेस से ही गैसेस एक्सचेंज कर लेती हैं। मैंने आपको बताया था, बताया कि नहीं बताया? तो बेटा ध्यान रखना, ईसीएफ के अंदर एक तो कौन आता है? आपका ब्लड, और दूसरा बेटा आपका आता है इंटर स्टीशियल फ्लूइड। और इंटर स्टीशियल जो फ्लूइड होता है इसी को बेटा जी आप लोग क्या कहते हो? लिम्फ। मतलब बेटा ईसीएफ जो होता है ना, वो ब्लड और लिम्फ इन दोनों को मिला के ईसीएफ बोलते हैं। ये दोनों सेल से कहां होते हैं? बोलो बेटा, बाहर। और सेल के अंदर का जो फ्लूइड होता है उसको खुद को क्या बोलते हैं? आईसीएफ। समझ में आ गया? तो बेटा 2 टाइप का बॉडी फ्लूइड होता है, एक आईसीएफ और एक ईसीएफ। ईसीएफ में एक तो कौन आता है? ब्लड, और एक कौन आता है? लिम्फ। पहले बेटा किसको पढ़ेंगे? ब्लड को, और फिर किसको पढ़ेंगे? लिम्फ को। देखो बेटा पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना, मैं इस ब्लड की बात करूं तो बेटा ये जो ब्लड होता है ना, आपको एक बात तो सबको पता है ब्लड के बारे में कि ब्लड को बेटा आप लोग कुछ एक नाम भी देते हो। ब्लड के अंदर फाइबर नहीं होते ना, इसीलिए आप इसको बोलते हो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, हां कि ना? इसको बेटा एक और नाम देते हो, इसको सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हो। और बेटा आपको एक बात और पता है कि ब्लड की यदि बेटा मैं पीएच की बात करूं तो इसकी पीएच जो होती है ना 7.4 होती है, हल्का सा बेसिक होता है। क्यों होता है बेटा? उसका रीजन मैं आपको बता दूंगा।
सुनिए बेटा, ब्लड की यदि मैं आपसे बात करूं तो ब्लड के मेनली बेटा 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो अंदर ब्लड के कौन होता है बेटा, प्लाज्मा, जो अप्रोक्सीमेट बेटा ब्लड का 55% पार्ट बनाता है। और दूसरा बेटा ब्लड के अंदर जो होते हैं उनको आप लोग बोलते हो फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होते हैं ना बेटा, इनके अंदर आपकी सेल्स आती हैं, जैसे एरिथ्रोसाइट आरबीसी, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स। पहले बेटा प्लाज्मा की बात कर लेते हैं। इस प्लाज्मा की यदि बेटा मैं आपसे बात करूं तो इस प्लाज्मा के अंदर बेटा मेनली 3 टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं। एक इसके अंदर होता है बेटा वाटर, एक इसके अंदर होती है आपकी प्लाज्मा प्रोटीन, और प्लाज्मा प्रोटीन के अलावा बेटा एक आपके इसके अंदर होते हैं मिनरल्स, और मिनरल्स के अलावा बेटा एक बात और बोल दूं, अदर बेटा कुछ सबस्ट्रेट भी होते हैं। इनको हम एक पॉइंट के अंदर ही रखते हैं। बेटा प्लाज्मा के अंदर यदि मैं आपसे वाटर की बात करूं तो प्लाज्मा के अंदर बेटा 92% कौन ही होता है बेटा, वाटर। मतलब मेनली बेटा जो प्लाज्मा का जो कंपोनेंट है ना वो कौन ही होता है, वाटर। प्लाज्मा प्रोटीन की मैं आपसे बात करूं तो ये अप्रोक्सीमेट बेटा 6 to कितना होती हैं, 8%। समझ रहे हो। और बेटा इसके अलावा जो भी कुछ बच गया उसमें कौन होते हैं बेटा, मिनरल्स। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनना। इसमें बेटा बहुत कुछ आपको डिजिट दी हुई है परसेंटेज में, तो आप बेटा केवल जो एनसीईआरटी के अंदर जो डिजिट है ना सिर्फ वही याद रखना, फालतू की बकवास मत करना, मत सुनना। देखो आप कि बेटा जी प्लाज्मा जो है उसके अंदर कौन है, वाटर, प्लाज्मा प्रोटीन 6 to 8% और मिनरल्स। मिनरल्स के अंदर बेटा आपको पता होगा Ca+2 भी होता है, Na+ भी होता है, बाइकार्बोनेट भी होता है, क्लोराइड भी होते हैं, और जिनको आप नहीं जानते ना वो मेनली सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं। अदर्स के अंदर बेटा कौन कौन है इस बात को आप याद रखना। वैसे तो आप जानते ही हो कि बेटा इसके अंदर ग्लूकोज भी होता है, एमाइनो एसिड भी होते हैं, फैटी एसिड भी होते हैं। उसके अलावा बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर भी होते हैं। बट एक बात आप याद रखना कि जो क्लॉटिंग फैक्टर्स बेटा आपको मिलते हैं ना प्लाज्मा के अंदर, ये एक्टिव फॉर्म में नहीं होते, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। इस बात को बेटा आप लोग याद रखना, क्योंकि यदि एक्टिव फॉर्म में होते हैं ना तो ब्लड की क्लॉटिंग कहीं भी हो जाती। बेटा सुनिएगा, मुझे थोड़ा सा प्लाज्मा प्रोटीन को डिस्कस करना है। इसमें प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है ना बेटा, ये 3 टाइप्स की होती हैं। एक इसमें आपकी कौन होती है, बोलो जरा, एल्बुमिन। एक कौन होती है बेटा, ग्लोबुलिन। और एक कौन होती है, फाइब्रिनोजन। अब बेटा मैं इनको थोड़ा अलग अलग से पढ़ाऊंगा आपको, प्लाज्मा प्रोटीन्स को, ठीक है। देखो इधर, और जितना पढ़ाऊं ना बस उससे ज्यादा याद मत रखना कुछ भी। ब्लड के अंदर कुछ मत याद रखना। जूलॉजी में याद करने की बहुत सारी चीजें, वहां टाइम देना बेटा, क्वेश्चन नहीं आएगा। प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन में बेटा मैंने आपसे अभी बात करी, एक एल्बुमिन, एक कौन बेटा, वेरी गुड, और एक बेटा कौन, फाइब्रिनोजन।
देखिए बेटा, मैं एक बात आपको बता देता हूं कि एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, इनका थोड़ा रेशियो बता देता हूं बेटा, कि एल्बुमिन और जो ग्लोबुलिन का बेटा जो रेशियो होता है ना, वो 2:1 होता है। इसको याद रख लेना बस। मतलब ऑल टाइम बेटा इनका देखो रेशियो ना वेरिएबल रहता है, बॉडी के अंदर चेंज होता रहता है, बट हमेशा रहेगा किसमें? 2:1 में। मतलब एल्बुमिन क्या रहेगा? डबल। समझ में आ गया? अब सुनो बेटा, क्या कुछ होता है एल्बुमिन। एल्बुमिन यदि बेटा 2:1 है तो मोस्ट अबंडेंट होगी ये, सबसे ज्यादा होती है बेटा प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर। कौन? एल्बुमिन। दूसरी बेटा एक बात और याद रखना, ये स्मॉलेस्ट भी होती है, सबसे ज्यादा स्मॉल। और इसका एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन जिसको मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सक्रीटरी सिस्टम में। और एक्सक्रीटरी सिस्टम में जब बेटा मैं आपको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन समझाऊंगा तो आपने पढ़ा भी होगा कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में आप लोगों ने बेटा एक प्रेशर के बारे में बात करी होगी, BCOP, ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। याद है ना आपको? अरे बेटा GHP के अपोजिट प्रेशर लगा रहा था जो, याद करो। देखो ऐसा कुछ, अफ्रेंट आर्टरी ब्लड लेके आई, इफ्रेंट लेके गई, दोनों के डायमीटर में डिफरेंस था, ब्लड बेटा यहां पर रुका, नीचे को प्रेशर लगा GHP। याद है ना सबको? बेटा जो वुमन कैप्सूल की जो कैपिलरीज थी, इसके अंदर जो ब्लड था, इसने अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगाया जिसका नाम होता है BCOP। और इस BCOP को बेटा बनाने वाली कोई और नहीं है, वो कौन ही होती है? आपकी एल्बुमिन। मतलब बेटा ये जो BCOP है, ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये किसकी देन है बेटा? बोलो, एल्बुमिन की। इसीलिए बेटा हम लोग एक बात बोल देते हैं कि बेटा इसका रोल किसमें होता है? ऑस्मो रेगुलेशन में। ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर इसका रोल होता है। किसका? बोलो बेटा, एल्बुमिन का। समझ में आ गया? अगली प्लाज्मा प्रोटीन में कौन है? बोलो बेटा, ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन जो होती है ना बेटा, ये 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? जानते हो क्या इनको? वेरी गुड। अल्फा, बीटा और कौन सी? गामा। बहुत ज्यादा खतरनाक है बेटा गामा। ये क्या होती है मैं बताऊंगा, आपने पढ़ भी रखी होगी वैसे तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। गामा इंटरफेरॉन सुना है क्या? सुनो बेटा, मैं एक बात बोलता हूं आपको कि प्लाज्मा जो प्रोटीन्स होती है ना, ये चाहे बेटा वो एल्बुमिन हो, ग्लोबुलिन हो, फाइब्रिनोजन हो, प्लाज्मा प्रोटीन का फॉर्मेशन बेटा लीवर में होता है। किसमें होता है? लीवर में। मैं भी लिखाऊंगा। लेकिन बेटा ओनली सिंगल प्लाज्मा प्रोटीन जिसका नाम होता है गामा ग्लोबुलिन, इसका बेटा जो फॉर्मेशन है, इसका जो प्रोडक्शन है, वो लीवर से नहीं होता। कोई बच्चा मुझे बताएगा कहां से होता है? नहीं, प्लाज्मा सेल से नहीं होता। आपको याद है T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट? याद है ना? हकीकत में बेटा इस गामा ग्लोबुलिन का जिससे प्रोडक्शन होता है वो आपकी सेल होती है B लिम्फोसाइट। समझ रहे हो आप? कौन होती है बेटा? B लिम्फोसाइट। इसको मैं अभी आपको लिखा दूंगा, बट चाहे बेटा अल्फा प्रोटीन हो, बीटा हो, गामा हो, इनका जो फंक्शन होता है ना वो बेटा एक ही है। ये हमारी बॉडी की जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसमें हेल्प करती हैं बेटा। इतना सा याद रख लेना बस। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब इम्यून सिस्टम, उसमें हेल्प करेंगी। समझ में आ गया? इसको बेटा मैं अलग से लिखा दूंगा कि प्लाज्मा प्रोटीन किससे डेराइव्ड होती हैं? लीवर से। बट बेटा कौन नहीं होती? गामा ग्लोबुलिन। ये किससे होती है? बी लिम्फोसाइट से। अगला है बेटा फाइब्रिनोजन। नाम पता है आपको, वैसे ही समझ भी गए होंगे। फंक्शन क्या होगा? अरे बोल दो ना। ब्लड क्लॉटिंग की कोगुलेशन। ब्लड क्लॉटिंग की कोगुलेशन, कोगुलेशन
क्लॉटिंग टर्म यूज में आती है बेटा थ्रोम्बोसाइट के लिए, प्लेटलेट्स के लिए। समझ में आ रहा है? फाइब्रिनोजन क्या करते हैं ना, ब्लड की जो विस्कोसिटी उसको इंक्रीज करते हैं, गाढ़ा करते हैं उसको। तो बेटा याद रखना इसका फंक्शन होगा ब्लड कोगुलेशन। देखो बेटा तीनों टाइप की प्लाज्मा प्रोटीन समझ में आ गई। एल्बुमिन का फंक्शन बोलो बेटा ऑस्मोरेगुलेशन, ग्लोबुलिन का फंक्शन बेटा डिफेंस मैकेनिज्म, और फाइब्रिनोजन का बेटा ब्लड कोगुलेशन। कोई दिक्कत किसी को? श्योर? आगे चलें। अब इस पॉइंट को जरूर लिखा देता हूं बेटा मैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार कि बेटा यूजुअली प्लाज्मा प्रोटीन्स डेराइव्ड फ्रॉम, कहां से बोलो बेटा? लीवर। सबका इनका फॉर्मेशन लीवर में होता है बेटा, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी गामा ग्लोबुलिन है डेराइव्ड फ्रॉम, बोल दो ना, बी लिम्फोसाइट। कोई दिक्कत किसी को? बता दो बेटा कोई परेशानी हो तो यहां तक। हमको इधर ध्यान दीजिए, प्लाज्मा के बारे में सिर्फ इतना सही पढ़ना है बेटा और कुछ नहीं पढ़ना। प्लाज्मा हो गया कंप्लीट। अब बेटा हमको किसको डिस्कस करना है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स को। कौन कौन से फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं देखते हैं जरा बेटा। यदि बेटा मैं आपसे फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करूं तो बेटा 3 टाइप्स की सेल। बेटा एक बात बताओ, फॉर्म्ड एलिमेंट्स का फॉर्मेशन किससे होता है? किससे? बोन मैरो से। टिश्यू में बता रखा है ना, लेकिन वो कब होता है बेटा? आफ्टर बर्थ, एडल्ट में। लेकिन फीटस में किससे होता है? सबसे पहले योक सैक से, उसके बाद स्प्लीन से, और उसके बाद लीवर से। याद है ना सबको? भूल मत जाना बेटा। फॉर्म्ड एलिमेंट्स, इसमें सबसे पहले बेटा सेल होगी एरिथ्रोसाइट, दूसरी बेटा होगी इसमें ल्यूकोसाइट, और थर्ड जो होगी बेटा थ्रोम्बोसाइट। एरिथ्रोसाइट जो होती है ना बेटा, इन्हीं को आप लोग क्या नाम देते हो? आरबीसी। इन्हीं को क्या बोलते हो? ल्यूकोसाइट को डब्ल्यूबीसी। और बेटा इन्हीं को आप लोग क्या बोलते हो? प्लेटलेट्स। अब सुनिए बेटा, सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूं इनके नंबर की, ये कितनी होती हैं। तो एक बात आप याद रखना बेटा, इनका नंबर किस पे काउंट करते हैं? इधर देखो, इनकी वैल्यू होती है m की पावर -3। हमेशा याद रखना इस बात को बेटा। एक हेमेटोक्रेटिक बेटा प्लेट होती है इस तरीके से, उसमें बहुत सारे क्यूब बने रहते हैं, समझ रहे हो ना? वो इतने स्मॉल होते हैं बेटा, उनको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। आप पूरी बॉडी में समझ रहे हैं इनका नंबर। मैं क्या कह रहा हूं, एक प्लेट होती है, हेमेटोक्रेटिक प्लेट होती है, उस पर ब्लड को डालते हैं, समझ रहे हो ना? और उसको बेटा किसके नीचे लगा के देख रहे हैं? माइक्रोस्कोप के, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के नीचे लगा के देखते हैं। मिलीमीटर का भी बेटा बहुत नैनोमीटर वाले एरिया में, उसके अंदर बेटा वैल्यू बात करते हैं। आप याद रखना, इस डाटा को मत भूलना। m की पावर माइनस कितनी? 3। बेटा मैं बात करूं आपसे एरिथ्रोसाइट की, तो एरिथ्रोसाइट जो होती है बेटा, इनका नंबर होता है 5 से 5.5 लैक्स। कहां? m की पावर -3, इतने से एरिया में।
नैनोमीटर वाला एरिया होता है बेटा। उसके अंदर कितनी आरबीसी होती हैं? 5 to 5.5 lakhs। होशियार मत बनना बेटा, बहुत सारी जगह 4.5 से लिखी हुई रहती हैं, बट डाटा ओनली किसका? एनसीईआरटी का। ठीक है ना। डब्ल्यूबीसी की बात करूं बेटा, तो इसका जो नंबर होता है ये बेटा 6000 से कितनी होती हैं? 8000। और बेटा मैं प्लेटलेट्स की बात करूं तो 1.5 लाख से 3.5 लाख होती हैं। कौन बोलो बेटा? प्लेटलेट्स। एक तो ये डिजिट याद रखना। इसके बाद बेटा यदि मैं आपसे बात करूं इनकी लाइफ, इनकी जिंदगी कितने दिन की है, तो आप सबको पता है आरबीसी की लाइफ 120 डेज, 120 दिन बेटा ये जिंदी रहती है, फिर खुद मर जाती है। ल्यूकोसाइट का पता है क्या आपको? 10 hours to few days। इसकी लाइफ पता है किसी को? कितने दिन जिंदा रहती है ये? नहीं पता? कोई बात नहीं, ये रहती है बेटा 3 to 5 days, 3 से 5 दिन जिंदा रहती है। प्लेटलेट्स। सबसे ज्यादा बेटा लाइफ किसका है? यही क्वेश्चन आया था बस, बट एनसीईआरटी में दिया हुआ है एज इट इज बेटा, है ना, कि किसका कितना है। वो तो शुक्रिया अदा करना कि बेटा डाटा पे क्वेश्चन नहीं आते, कंपैरिजन वाले आए हैं। अभी तक कंपैरिजन पूछा जाता है कि किस में कौन ज्यादा है, ऐसे डब्ल्यूबीसी का ही कंपैरिजन आया है। अभी तक एग्जैक्ट डाटा तो नहीं आया है बेटा, बट हमको तो एग्जैक्ट याद रख लेंगे, कोई इशू नहीं है। अगला बेटा हम लोग बात करेंगे साइज का। यदि बेटा मैं आरबीसी की बात करूं तो 7.5 माइक्रोन होता है बेटा इसका। ये होता है बेटा 8 to 20, और इसका बेटा जो साइज होता है 2 to 3। क्वेश्चन यही आया था कि बेटा ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं इनमें सबसे ज्यादा साइज किसका है? डब्ल्यूबीसी का। समझ में आ गया? किसका होता है बेटा? डब्ल्यूबीसी का। चलो बेटा फंक्शन तो आप सबको पता है, एक बार फिर मुझे और बता दो। यदि मैं आपसे फंक्शन के बारे में बात करूं, आरबीसी का फंक्शन, हाँ ना बेटा, मिलियन लैक्स। क्या कहना चाह रहे हो आप? अच्छा मिलियन, मैं पूछ रहा हूं किसके बारे में? आरबीसी के बारे में बात कर रहे हो? अच्छा इसका नंबर मैंने लिखाया है बेटा एज इट इज, ठीक है ना। 5 से कितना? 5.1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख। थोड़ा सा हो गया बेटा फ्लक्चुएशन, मिलियन में ही होता है। ये होगा 52। कोई इशू नहीं। आप एक काम करना बेटा, अब इसके आगे लैक्स लगा दिए, मिलियन कैसे लगाओगे? चलो कोई ना, इसको यहां से कट करना बेटा और क्या कर देना है इसको? मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख ही तो होता है ना। मेरी मैथमेटिक्स थोड़ी सी कमजोर है यार। 10 लाख का मतलब कितना हो जाएगा इसको इंटू करोगे तो? चलो बेटा देखो इधर, फंक्शन बताओ मुझे आरबीसी का। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ल्यूकोसाइड का फंक्शन पता है क्या? वेरी गुड, फैगोसाइटोसिस। इसका बेटा ब्लड क्लॉटिंग।
अब सुनो बेटा जी, इधर ध्यान दो, थोड़ा थोड़ा हमको डिटेल पढ़ना होता है एरिथ्रोसाइट का, ल्यूकोसाइट का, थ्रोम्बोसाइट का। पहले आरबीसी को देख लेते हैं, फिर बेटा थोड़ा थोड़ा इन सबको देख लेंगे, है ना। वैसे मैं एक बात बोलूं, आरबीसी से पहले मैं ल्यूकोसाइट पढ़ा दूंगा आपको, क्योंकि ना इसी पे थोड़े क्वेश्चंस भी आते हैं, न्यूक्लियस का शेप आता है, ये तो वैसे आप जानते भी हो इसको। अच्छा एक बात बताओ, आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है क्या? नहीं होती। न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, नहीं। तो फिर एनर्जी किससे लेती है ये, जब उसके पास में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो? चलो कोई बात नहीं, इधर सुनो। वॉइस इधर सुनिए बेटा, मैं पहले ल्यूकोसाइट के बारे में चर्चा कर लेता हूं, ठीक है, क्योंकि फिर टाइम इतना बचेगा, आरबीसी पढ़ाऊंगा ना तो फिर डब्ल्यूबीसी हो नहीं पाएगी। तो पहले डब्ल्यूबीसी को पढ़ा देता हूं, उन दो को मैं कल पढ़ा दूंगा। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी जो होती है ना बेटा, मैंने बताया आपको 2 टाइप की होती हैं, सबको याद है ना बेटा 2 टाइप। एक तो होती हैं ग्रेन्युलोसाइट, जिनके साइटोप्लाज्म में क्या बन जाए, ग्रेन्यूल्स, और एक होती है बेटा एग्रेनुलोसाइट। एग्रेनुलोसाइट के बेटा 2 एग्जाम्पल हैं, आप सबको पता होगा। एक एग्जाम्पल इसका होता है मोनोसाइट, और एक इसका एग्जाम्पल होता है बेटा लिम्फोसाइट, ठीक है। अगला बेटा जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं, इसके 3 एग्जाम्पल हैं, एसिडोफिल्स, इयोसिनोफिल भी तो बोलते हैं इसको। ये कौन सी बेटा, वेसोफिल्स, और सबसे लास्ट में कौन, न्यूट्रोफिल। देखो बेटा एक बात बताता हूं, इन पर है ना 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, 3 टाइप की बेटा वैरायटी बनती है। मैं उस बेटा वैरायटी को पहले आपको बता देता हूं क्वेश्चंस की, और कुछ आपको चर्चा ही नहीं करनी है। एक तो बेटा इनका परसेंटेज कि कितनी कितनी परसेंट में होती हैं, कौन ज्यादा कौन कम। एक बेटा इनका न्यूक्लियस का शेप, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा बेटा इनका फंक्शन कि क्या क्या काम करती है। सुनो बेटा, अब मैं आपका टाइम ना वेस्ट करके बेटा कुछ एक फंडे बता देता हूं, क्योंकि मुझे पता है आप फिर भूल जाओगे 2 दिन बाद, लेकिन मैं नहीं भूलने दूंगा आपको, है ना। कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिनसे इनका काम आसान हो जाए। पहले इनका फंक्शन देख लो बस आप, यहां पे फंक्शन क्या क्या होता है। सुनो बेटा, आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ा होगा कि जब बेटा हमको एलर्जी होती है ना, ड्यूरिंग द एलर्जी, जैसे अस्थमा है, हाइपर सेंसिटिव, जितने भी रिएक्शंस हैं उनके हमारी बॉडी में बेटा किसका नंबर इंक्रीज होता है, एसिडोफिल्स का। मतलब बेटा इसका फंक्शन ड्यूरिंग एलर्जी, कौन बेटा, एसिडोफिल। बेसोफिल मुझे आप बता सकते हो कब फंक्शन करती है। मैंने बोला कि बेसोफिल और मास्ट सेल एक जैसी होती है, पढ़ाया था ना, मास्ट सेल, हिस्टामाइन, हेपेरिन, सेरोटोनिन, वो कब वर्क करती है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में। तो बेटा ये आपका कब फंक्शन करेगा, इन्फ्लामेशन। अगला बेटा न्यूट्रोफिल, बहुत खतरनाक है, फैगोसाइटोसिस, सीधा निगल जाती है बैक्टीरिया वायरस को। मोनोसाइट भी बहुत खतरनाक है, फैगोसाइटोसिस, डायरेक्ट निकलती है बैक्टीरिया वायरस फंगाई को। लेकिन लिम्फोसाइट बेटा, इसका फंक्शन आप सब जानते हो, ह्यूमन हेल्थ डिजीज पढ़ा होगा, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। तो इसका फंक्शन होता है बेटा
इम्यून रेस्पॉन्स कौन होता है बेटा? इम्यून रेस्पॉन्स। देखो बेटा सुनो, एलर्जी में एसिडोफिल, इन्फ्लामेशन में वेसोफिल, और इम्यून रेस्पॉन्स में कौन? आपकी लिम्फोसाइट। और बेटा इन दोनों का फंक्शन होता है फेगोसाइटोसिस। अब टू टाइप का क्वेश्चन, इनका न्यूक्लियस का शेप कैसा और इनका नंबर कैसा, इनको बेटा हम लोग निमोनिक से याद रखेंगे, जिससे हमारा काम बहुत इजी हो जाएगा। कैसे? इधर देखो जरा बेटा, मैं बात करूं आपसे इनके नंबर की, तो आप एक बेटा निमोनिक याद रखना, एन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और वो किसने बताया? ईबी ने, न्यूटन ने नहीं बताया। ये बेटा इसका एक सीक्वेंस है, NLM-EB या AB। आपको पता है ए पहले आता है, बी बाद में आता है ना। ये बेटा इसका एक सीक्वेंस है। अब यहां से आप सारे क्वेश्चन ठीक कर लोगे कि बेसोफिल और मोनोसाइट में कौन ज्यादा। एन का मतलब न्यूट्रोफिल, एल का मतलब लिम्फोसाइट, एम का मतलब मोनोसाइट, ई का मतलब इयोसिनोफिल, बी का मतलब बेसोफिल। किसी का किसी से भी कंपैरिजन करवा ले, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे कि लिम्फोसाइट का नंबर ज्यादा है कि बेसोफिल का। लिम्फोसाइट का कितना कितना होता है बेटा? एनसीईआरटी का डिजिट है, पूरा कंप्लीट यह याद रखना। अब तक बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, परसेंटेज पर क्वेश्चन नहीं आया है। किस पर आया है? केवल इनके कंपैरिजन किया है कि कौन किससे ज्यादा है। लेकिन याद रखना बेटा, न्यूट्रोफिल जो होती है ना, ये 62 कितनी होती है? 65%। टोटल WBC में सबसे ज्यादा कौन होती है? न्यूट्रोफिल। इसके बाद आती है बेटा लिम्फोसाइट, ये आपकी होती हैं 22-25%। फिर ये आपकी होती है बेटा मोनोसाइट, ये अप्रोक्सीमेट होती हैं 6-8%। फिर बेटा इयोसिनोफिल, इनका जो नंबर होता है ये होती है 2-5%। और सबसे लास्ट में बेटा वेसोफिल, ये 0.5 से ओनली कितनी होती हैं? 1%। समझ में आ गया? ये समझ में आया सबको? तो ये बेटा इनका किसका सीक्वेंस हो गया? बोलो ना, कौन ज्यादा है कौन कम है, वो आप इससे कर पाओगे इजीली। अब बेटा अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है इनका न्यूक्लियस का, कि किसका न्यूक्लियस कैसा होगा। किसी का मल्टी लोब है, किसी का बाई लोब है, किसी का कुछ है। सुनो बेटा, एक ट्रिक याद रखना। आपने लारा का नाम सुना? लारा का, लारा क्रिकेट खेलता था, ब्रायन लारा, जानते हो ना? उसकी शक्ल थोड़ी बेकार थी, मंकी टाइप है ना, बंदर जैसी शक्ल थी। और यही बोला कि अब बस आज से जो लारा है ना, उसको मंकी मान लो। क्या मान लो? मंकी मान लो। कैसे मानना था मैं बताऊं। अब बस लारा को मंकी मान लो या मंकी माना, और हो गया बेटा आपका काम। बस ये आप शेप बता दोगे न्यूक्लियस का। देखो इधर, ए का मतलब होता है एसिडोफिल, बी का मतलब होता है बाइलोब। ठीक है बेटा? देखो इधर, एसिडोफिल्स, ये हो गया बाइलोब्ड। मतलब ऐसा बेटा अमीबॉइड शेप की तो WBC, बाइलोब्ड। ये कौन है आपकी? एसिडोफिल। बस से बी से बन जाएगा बेटा बेसोफिल, और एस से बन जाएगा एस शेप। टाइम वेस्ट नहीं करता मैं फालतू की चीजों पे ना बेटा,
मेरी आदत नहीं है, ब्लड में पीएचडी करा दी। बच्चा रो रहा है, बच्चे को ये नहीं पता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। वेसोफिल्स, इधर सुनिए, बी से बेसोफिल, एस का मतलब एस शेप, डब्ल्यूबीसी होती है अमीबॉइड शेप की, एस शेप हो गया बेटा। ठीक है भाई साहब। अगला कौन है? लारा। एल का मतलब लिम्फोसाइट, आर का मतलब राउंड। ठीक है, बोलोगे तो नहीं? भूल जाओ तो मेरे से पूछ लेना। लिम्फोसाइट, इसको लिख तो दूं यहां पर मैं, एस शेप। लिम्फोसाइट बेटा कैसी होगी? राउंड, न्यूक्लियस राउंड होगा बेटा। ठीक है बेटा। इसके बाद आ गया एम। एम का मतलब होता है मोनोसाइट और के का मतलब होता है किडनी शेप। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत आ रही है क्या आपको? अच्छा, बहुत जल्दी हो रही है आपको। डब्ल्यूबीसी पढ़ लो फिर छोड़ देंगे, है ना, कल कंप्लीट करवा देंगे, कोई इश्यू नहीं है। इधर अगला क्या बता रहा था? मोनोसाइट, एम के। ये कौन थी बोलो बेटा? मोनोसाइट। किडनी शेप न्यूक्लियस, पता है ना। और लास्ट में कौन रह गई? माना। माना का मतलब, ना का मतलब न्यूट्रोफिल, और एमए का मतलब होता है मल्टीलोब। बहुत सारे लोब, लास्ट में जो बच गया सब कुछ आ जाएगा न्यूट्रोफिल में। कैसे? इधर देखो, माना एक इल्जाम है, प्यार है। गाना सुनाऊं क्या? सुनाऊंगा, रुक जाओ। बहुत सारे लोब बना दो बेटा। ये आपका हो गया मल्टीलोब। डब्ल्यूबीसी में कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? अब सुनो बेटा, यहां तक ये चैप्टर थोड़ा सा आपको बोरिंग लगा होगा, है ना, बट जो ब्लड वाला जो पोर्शन है ना आगे वाला, और ब्लड कोगुलेशन भी, उसके अलावा बेटा आरएच फैक्टर और ब्लड का बेटा एबीओ ब्लड ग्रुप, वो अच्छा है। और इसके अलावा लिम्फ, अभी सुनो ना, 1 सेकंड रुको। लिम्फ, सीरम, प्लाज्मा, इनका थोड़ा कंपैरिजन भी हमको देखना है। और देखो बेटा सुनो 1 सेकंड, ये जो चैप्टर था ना, आप मोस्टली जो कार्डियक साइकिल है ना, किसी को भी तकलीफ हो तो मेरे से बेटा उसको डिस्कस कर लेना, ठीक है? चलो, आपने बोला है गाना सुनाने के लिए, गाना सुना देता हूं आपको।